नमस्कार, सुप्रभात। आज हम इकाई 1 जनन के अंतर्गत अध्याय 1 जीवों में जनन और इसके अंतर्गत 1.2 लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले अंक में हम अलैंगिक जनन और उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए आज हम जीवों में होने वाले लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले विभिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक गैमिट्स का निर्माण किया जाता है। उसके बाद यह गैमिट्स या युग्मक आपस में मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नर और मादा जो है जीव है, उनके द्वारा क्रमशः नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हुआ। उसके बाद में इन दोनों युग्मकों में संयुग्मन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जिससे या निषेचन हुआ, जिससे युग्मनज या जायगोट का निर्माण हुआ। ये किसी भी जीव की प्रथम कोशिका हो सकती है। और उसके बाद में इस जायगोट में या युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा एक भ्रूण का निर्माण होता है। और ये जो भ्रूण है ये बाद में नवजात के रूप में जन्म लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम यहाँ पर एक नर और मादा की बात कर रहे हैं, तो दो जीव यहाँ पर उपस्थित हों, ये इस चित्र की सहायता से हमें दिख रहा है। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि लैंगिक जनन के लिए दो जीव, नर और मादा जीव चाहिए ही, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते हम। क्योंकि हमें ऐसे भी जीव मिलेंगे जिसके एक ही शरीर के ऊपर वृषण भी है और ओवरी भी है, अंडाशय भी है। ये दोनों जनन अंग जो हैं वो एक ही जीव के ऊपर उपस्थित होंगे और वो एक ही जीव दोनों प्रकार के नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण कर सकता है, जैसा हम हाइड्रा में देख सकते हैं। ठीक है। और उसमें निषेचन की प्रक्रिया होगी, युग्मनज का निर्माण होगा, फिर भ्रूण का निर्माण होगा, फिर नवजात का निर्माण होगा। तो यहाँ पर दो जीव या एक ही जीव दोनों प्रकार के युग्मक का निर्माण कर सकता है। और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो दोनों में सामान्य होगी कि दोनों युग्मकों का जो है निषेचन होगा, संयुग्मन होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, भ्रूण बनेगा और भ्रूण जो है वो नवजात में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लैंगिक जनन होता है वो विभिन्नता और जीवों में पाए जाने वाली जो विभिन्नता है उसका एक प्रमुख कारण है। इससे जो संतति उत्पन्न होती है वो संतति अपने पैतृक से, अपने पेरेंट्स से समान, आनुवंशिक रूप से समान नहीं हो सकती है। और ना ही एक पैतृक के द्वारा उत्पन्न संतति भी आपस में समान नहीं हो सकती। यानी कि अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो एक माता पिता से उत्पन्न होने वाले जो भाई बहन होते हैं वो भी आपस में आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो लैंगिक प्रजनन है वो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का प्रमुख कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब हम फंगी, पादप या जंतु इन सबको देखते हैं, किसी एक जीव को देखते हैं, जंतु को देखते हैं, किसी पौधे को देखते हैं, किसी फंगी को, कवक को देखते हैं, तो इनकी आकारिकी और आंतरिक संरचनाओं में और शरीर की क्रिया विज्ञान में कई प्रकार के अंतर होते हैं। परंतु जब इनके लैंगिक प्रजनन के पैटर्न को हम देखेंगे, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को देखेंगे, तो एक जैसी ही प्रक्रिया होती है। यानी कि यहाँ पर जीवों के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों में संयोजन की प्रक्रिया होती है,
निषेचन होता है। निषेचन के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के निर्माण के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण जो होता है वो नवजात में जन्म लेता है, नवजात के रूप में जन्म लेता है। तो ये प्रक्रिया जो है ये बिल्कुल कॉमन है, चाहे हम किसी पौधे की बात करें, चाहे हम किसी जंतु की बात करें, चाहे किसी कवक की बात करें। जो भी लैंगिक प्रजनन से प्रजनन करता है उनमें ये समानताएं होती है। ये जितने भी जीव होते हैं ये वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं, उसके बाद ही ये लैंगिक जनन कर सकते हैं। तो इस परिपक्वता तक पहुंचने का जो समय होता है वो मनुष्य में यह जो वृद्धि काल होता है इसको हम किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं, जबकि पादपों में हम इसे कायिक अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, लैंगिक परिपक्वता के पहले का समय मनुष्यों में किशोर अवस्था और यह समय पौधों में कायिक अवस्था के रूप में जाना जाता है। और ये जो लैंगिक परिपक्वता की जो प्रावस्था होती है ये अलग अलग जीवों में इसका समय काल भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अधिकतर प्राणियों के बारे में हम बात करें तो उनकी किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिकी एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। जैसे हम मनुष्य में बात करें तो यहाँ पर जो किशोर अवस्था के बाद बालक और बालिकाओं में जो शारीरिक बदलाव आते हैं जिसको हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं, उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो बालक बालिकाएं हैं ये प्रजनन अवस्थाओं में प्रजनन अवस्था के लिए परिपक्व हो चुके हैं। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था की विविध अवधि की हो सकती है। तो जीवों में जो जनन की प्रावस्था की जो आयुकाल होता है वो अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पर हम अगर पुष्पीय पौधों के बारे में बात करते हैं जो हमारे एंजियोस्पर्म है, जो पादप कुल के सबसे विकसित पादप कहलाते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये जीव, इन जीवों में या इन पौधों में जो प्रजनन प्रावस्था है उसका समय काल क्या होगा? उसका समय काल होगा जब इनमें पुष्पन की प्रक्रिया होना शुरू हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जीव जो है ये प्रजनन अवस्था में पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ विशेष पौधों के बारे में हम बात करें, जैसे नीला कुरेंजी या स्ट्रोबिलस कुथियाना के बारे में हम बात करें तो इस पौधे में 12 वर्ष के पश्चात जो है पुष्पन की प्रक्रिया होती है, हर 12 वर्ष में होती है। पिछली बार 2018 में पुष्पन की प्रक्रिया हुई थी और उसके पहले 2006 में इस पौधे में पुष्पन की प्रक्रिया हुई थी। तो हम बिल्कुल ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि हर पुष्पीय पौधे में एंजियोस्पर्म में हर साल जो है उसमें पुष्पन की प्रक्रिया होगी। ये कालावधि जो है ये अलग अलग पौधों में अलग भिन्न समय के लिए हो सकती है। इस दौरान मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रीय तथा सहायक वाहिकाओं और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं, जो एक तरीके से उसको हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कह सकते हैं। इसमें जो अंडाशय है उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आने लगते हैं, जो कि एक तरीके के हार्मोन्स के सिक्रेशन के कारण या उसके स्त्रावण के कारण होता है। कुछ नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहों, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं जिन्हें मध चक्र या ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जबकि प्राइमेटों में बंदर, एप्स, मनुष्य में यह ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से इनको जाना जाता है। इन दोनों चक्रों में क्या अंतर होता है?
जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं इनको हम मौसमी प्रजनक कहते हैं। ये एक विशेष मौसम में ही प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वहीं जो प्राइमेट्स होते हैं, ये जो प्राइमेट्स होते हैं इनको हम सतत प्रजनक कहते हैं, अर्थात ये एक बार जब प्रजनन की प्रक्रिया जब इनके शरीर में शुरू हो जाती है तो उसके बाद ये अपने लगभग पूर्ण जीवन काल तक जो है वो प्रजनन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो और जो दूसरा अंतर हम देखते कहते हैं, इस दौरान शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचयों का मंद गति से होना आदि होने लगती है। यानी कि जीवों की जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो लगातार कम होने लगती है और यही उनकी जीर्णता या वृद्धावस्था का एक संदेश होता है, साइन होता है। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। वृद्धावस्था के बाद में कोई भी जीव जो होता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ हम बात करें इन तीनों प्रक्रियाओं के बारे में, हम बात करें जैसे किशोर अवस्था, प्रजनन अवस्था, वृद्धावस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं में प्राणियों, पादपों और प्राणियों दोनों में ही तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन्स उत्तरदायी पाए गए हैं। तो यहाँ पर जब किसी शिशु का बड़ा होना, किशोर होना, किशोर के बाद उसका वयस्क होना, वयस्क के बाद में धीरे धीरे वृद्ध होना, ये जितने भी जो हमारे जीवन की प्रावस्थाएं होती है, इन प्रावस्थाओं के लिए हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यावहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। तो हार्मोन के साथ में जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, जो वातावरणीय कारक होते हैं, उनके बीच में किस तरीके की क्रियाएं होती है और इन क्रियाओं के कारण जो जनन क्रिया और व्यवहार अभिव्यक्तियों का नियंत्रण होता है। तो जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, जो जनन के लक्षण होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, जो व्यवहारों में बदलाव होते हैं, नर और मादा के व्यवहार में जो बदलाव होते हैं, इन सभी के लिए हार्मोन्स और जीव की वातावरणीय कारकों के साथ परस्पर क्रिया, ये दोनों ही कारक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जीवों में होने वाले लैंगिक जनन की क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया गया है, जिसमें कि निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन के दौरान होने वाली घटनाएं और निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन चेंजेस एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। निषेचन के पूर्व, निषेचन के दौरान और निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं जो है, इन तीनों घटनाओं का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम लैंगिक जनन के दौरान होने वाले सभी परिवर्तनों, सभी घटनाओं का अध्ययन कर पाएंगे। आइए देखते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। इसके अंतर्गत मनुष्यों के युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती है। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है। पहली जो है वो युग्मक जनन, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, और दूसरी जो है उसको हम बोलेंगे युग्मक स्थानांतरण या गैमिट ट्रांसफर। तो निषेचन पूर्व की घटनाओं में ये दोनों घटनाएं आती है कि किस तरीके से नर और मादा के द्वारा गैमिट्स या युग्मक का निर्माण होता है और उसके बाद किस तरीके से इन युग्मकों का ट्रांसफ़र होता है, कि किस तरीके से जो नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक के पास जाते हैं या कुछ परिस्थितियों में दोनों ही युग्मक एक दूसरे के पास में आते हैं। तो इसको हम बोलेंगे युग्मकों का स्थानांतरण। तो ये किस प्रकार से होता है, आइए देखते हैं। युग्मक जनन अर्थात युग्मकों का निर्माण। नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यानी कि युग्मक निर्माण या युग्मक जनन का मतलब ये कि नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मक का निर्माण होना। इसके बाद हम बात करें तो ये जो युग्मक होते हैं ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं। अगुणित कोशिकाओं का मतलब क्या होता है कि इनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो
जोड़े में नहीं होते हैं, पेयर्स में नहीं होते। जैसे हम बात करें ह्यूमन बींग्स, मनुष्य की जो कोशिकाएं होती हैं, जर्म कोशिकाएं होती हैं, या कोई भी कोशिका ले लीजिए, तो उसमें 46 क्रोमोसोम 46 गुणसूत्र होते हैं। और जब इस मनुष्य की कोशिकाओं से जब युग्मक का निर्माण होता है तो उनमें 23 गुणसूत्र होते हैं। इसका मतलब ये जो कोशिका है ये द्विगुणित कोशिकाएं हैं, इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, जबकि यहाँ पर कुल 23 जो है वो गुणसूत्र हैं। तो जब गुणसूत्र जोड़े में हो तो उसको हम द्विगुणित कोशिका कहते हैं, और जब गुणसूत्र जोड़े में नहीं हो एक अगुणित कोशिका कहलाएगी, जिसमें कि द्विगुणित कोशिका से आधी संख्या में गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मनुष्य के स्पर्म और शुक्राणु और जो अंडाणु होते हैं वो अगुणित कोशिकाओं के उदाहरण हैं, जो कि एक प्रकार से वो युग्मक हैं, और युग्मक अगुणित होते हैं। तो युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कुछ शैवालों में युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। तो जब ये युग्मक एक दूसरे के समान दिखाई दे, जैसे यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास के युग्मक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों युग्मक जो हैं ये एक दूसरे के समान दिखाई दे रहे हैं। इनको हम नहीं पहचान सकते कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है। तो इस प्रकार के युग्मकों को हम समयुग्मक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें एकरूपता के कारण इन्हें हम नर तथा मादा युग्मक में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उनको समयुग्मक कहते हैं। हालांकि अधिकतर लैंगिक जीवों द्वारा आकारिक रूप से स्पष्ट 2 प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुमंग शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड अथवा डिंब कहते हैं। तो यहाँ हम जैसे बात करें ये मनुष्य के युग्मक के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये जो बड़ा युग्मक है, बड़ा और अचल, जिसको हम अंडाणु कहेंगे, अंड या डिंब कहेंगे, वहीं पर ये जो यहाँ पर हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, एक लंबी सी पूंछ वाला जो युग्मक है उसको हम नर युग्मक या पुमंग या शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम कुछ ब्रायोफाइट्स में या ब्रायोफाइट्स में देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें 2 अलग अलग प्रकार के जो है युग्मक दिखाई देते हैं। जो मादा युग्मक होता है वो बड़ा होता है, जबकि नर युग्मक छोटा होता है। मादा युग्मक जो होता है वो अचल होता है, जबकि नर युग्मक चल होता है। तो जब इस प्रकार की स्थिति हो तो ऐसे युग्मकों को हम विषम युग्मक कहते हैं। लेकिन जब हम नर और मादा युग्मकों को उनकी आकारिकी के आधार पे नहीं पहचान पाए तो ऐसे युग्मकों को हम सम युग्मक कहते हैं। बहुत से फंगी, कवक या पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए हम यहाँ पर उभय लिंगाश्रयी या समथैली शब्द का उपयोग करते हैं। उभय का मतलब दोनों प्रकार के लिंग हों, उसमें नर जननांग भी हो, मादा जननांग भी हो। ठीक है, और उसको समथैली या होमोथैलस कहते हैं, जिसके ऊपर नर और मादा जननांग दोनों ही उपस्थित हों। ठीक है, वहीं पर एक लिंगी की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी अथवा विषम थैली शब्द का उपयोग किया जाता है। तो एक लिंगाश्रयी का मतलब ये कि उस जीव के ऊपर सिर्फ एक ही प्रकार का लिंग है, या यूँ कहें कि नर और मादा जो लिंग है वो अलग अलग थैलस के ऊपर या अलग अलग पौधे के ऊपर उपस्थित है। तो उसको हम विषम लिंगाश्रयी या एक लिंगाश्रयी या विषम थैलसी कहते हैं। पुष्पी पादपों में एक लिंग नर पुष्पी पुकैसर ही होता है, अर्थात पुकैसर परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्रीकेसरी अर्थात स्त्रीकेसर धारण करने वाला होता है। तो पुष्पी पादपों में भी हमें एक लिंगी जो है वो पौधे मिल सकते हैं, यानी कि जो उसमें जो पुष्प आता है तो पुष्प में सिर्फ हमें स्टेमन या पुकैसर ही मिलेगा, तो उसको हम एक लिंगी नर पुष्प कहेंगे। ठीक है, नर पुष्प कहेंगे। जबकि
वहीं पर एक लिंगी मादा पुष्प भी हो सकता है, यानी कि पुष्प होगा उसमें सिर्फ मादा जनन अंग होगा, इसमें पिस्टिल होगा, कार्पल होगा, लेकिन उसमें स्टेमन या जो है पुकेसर नहीं होगा। तो ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी मादा पुष्प या स्त्री केसरी कहेंगे। स्टिमिनेट यहाँ पर वर्ड यूज होता है, और उधर पुकेसर के लिए वहाँ पर यहाँ पिस्टिलेट होता है स्त्री केसर के लिए, और पुकेसर के लिए स्टिमिनेट वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पुष्पीय पौधों में भी एक लिंगी पुष्प पैदा हो सकते हैं, एक लिंगी नर पुष्प और एक लिंगी मादा पुष्प अलग अलग हो सकते हैं। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभयलिंगाश्रयी नर या मादा दोनों लिंगी हो सकता है, और इसमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा कि जो पुष्पीय पादप होता है वो उभयलिंगाश्रयी हो सकता है, यानी कि नर और मादा जननांग दोनों उसमें हो। ठीक है, और इसमें पैदा होने वाले पुष्प उस पौधे के ऊपर जो पुष्प है उसमें नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग भी हो सकते हैं। पौधा तो एक है जिसके ऊपर दोनों प्रजनन अंग है, ठीक है, लेकिन पुष्प वहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो होता है वो अलग अलग हो सकते हैं एक ही पौधे के ऊपर। ठीक है, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करता है। ठीक है, नर पुष्प जो होता है उसमें पुकेसर होंगे नर पुष्प के अंदर, और मादा पुष्प के अंदर सिर्फ स्त्री केसर ही होंगे, और ये दोनों ही पुष्प एक ही पौधे के ऊपर लगे हुए हो सकते हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसमें इनके उदाहरणों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उभयलिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण कुकरबिटा तथा नारियल वृक्ष हैं। उभयलिंगाश्रयी जिसमें कुकरबिटा और नारियल, उभयलिंग मतलब दोनों प्रकार के वहाँ पर जनन अंग हो पुष्प के अंदर, जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रयी के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसमें पुष्प में सिर्फ एक ही प्रकार के जनन अंग देखे जा सकते हैं, पपीता और खजूर में। यहाँ ये चित्र और भी हम देख सकते हैं कि इसमें ये जो हम कारा एक शैवाल है जिसमें नर और मादा जननांग दोनों ही एक ही पौधे के ऊपर लगे हुए हैं, अर्थात ये एक उभयलिंगाश्रयी पौधा है, एक उभयलिंगाश्रयी थैलस है, क्योंकि यहाँ पर शैवाल है इसलिए इसको हम थैलस कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर नीचे मार्केंशिया पौधे के चित्र दिए गए हैं जिसमें नर और मादा जनन अंग दो अलग अलग थैलस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि इसको हम एक लिंगाश्रयी कहेंगे, कि इसमें एक थैलस के ऊपर सिर्फ एक प्रकार का ही लिंग है, किसी एक में एंथ्रिडियम है तो किसी दूसरे में आर्किगोनियम है। ठीक है, वहीं ये जो नीचे एक पुष्प प्रारूपीय पुष्प देखा गया है, बनाया गया है, जिसमें नर और मादा जननांग दोनों ही हैं, अर्थात ये एक उभयलिंगाश्रयी पुष्प है। यहाँ हम केंचुए की बात करें तो केंचुआ एक उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगी प्राणी है जिसमें जिसके निश्चित जो इसके सेगमेंट्स होते हैं उन सेगमेंट के ऊपर नर और मादा जननांग दोनों एक ही जीव के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए इसको उभयलिंगी या द्विलिंगी जीव के रूप में जाना जाता है। वहीं हम तिलचट्टा या कॉकरोच के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो नर और जो मादा होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम एक लिंगी प्राणी कहते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ पादपों के बारे में बात करें या हम कुछ मोनेरा, फंगी, शैवाल या ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करें तो इनका जो मुख्य पादप काय होता है, जो पौधे की जो मुख्य बॉडी होती है वो एक अगुणित होती है जिसको हम गेमेटोफाइट भी कहते हैं। वहीं पर अगर हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें तो उनका जो मुख्य पादप काय जो होता है, जो उनका मुख्य शरीर होता है वो द्विगुणित होता है। तो ये आपने क्लास 11 में ज़रूर पढ़ा होगा कि किस तरीके से हैप्लांटिक, डिप्लांटिक और हैप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल जो है वो ये जीव पूरा करते हैं।
ठीक है, आइए और इसके बारे में जानते हैं। जब हम युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो जब भी युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक हमेशा अर्ध अगुणित ही होते हैं। अगर हम मानते हैं कि जो मुख्य पादपकाय है, मुख्य पादपकाय अगर अर्धगुणित है, हैप्लाइड है, एन है, तो उससे पैदा होने वाले जो युग्मक होंगे वो भी एन ही होंगे, यानी कि हैप्लाइड ही होंगे, यानी कि यहाँ पर जो कोशिका विभाजन हुआ है वो कौन सा हुआ है? समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ है। अगर मुख्य पादपकाय अगुणित होता है तो वो समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अपने युग्मकों का निर्माण करता है। और यदि मुख्य पादपकाय द्विगुणित होता है तो ऐसी स्थिति में वो भी अपने युग्मकों का निर्माण जो करेगा वो अगुणित युग्मक ही होंगे, अगुणित ही होंगे। तो यहाँ पर द्विगुणित से अगुणित होना, इसका मतलब ये हुआ कि इन द्विगुणित पादपकाय वाले पौधों में जो या जीवों में जो युग्मकों का निर्माण होता है वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो दोनों ही परिस्थिति में, चाहे मुख्य पादपकाय या मुख्य जीव जो है वो अगुणित हो या द्विगुणित हो, इन दोनों ही स्थितियों में जो युग्मकों का निर्माण होता है वो अगुणित ही होता है। लेकिन यहाँ पर कोशिका विभाजन का प्रकार अलग अलग हो जाएगा। अगर मुख्य पादपकाय अगुणित है तो कोशिका विभाजन होगा समसूत्री प्रकार का, और यदि मुख्य पादपकाय या जीव जो है वो द्विगुणित है तो कोशिका विभाजन कैसा होगा? अर्धसूत्री प्रकार का होगा। और युग्मकों का निर्माण दोनों ही परिस्थितियों में जो है वो कैसा होगा? अगुणित प्रकार के युग्मक ही बनेंगे। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब युग्मक निर्माण के पश्चात युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है और क्यों होता है? युग्मकों का स्थानांतरण इसलिए होता है कि निषेचन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो सके। युग्मकों का जो स्थानांतरण होता है उसके पीछे जो पर्पज़ होता है वो निषेचन होता है। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि ये युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? नर और मादा युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? क्या आपको ये आश्चर्य नहीं हुआ? तो यहाँ पर हम जरूर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं। तो जो नर युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, चलनशील होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, जबकि मादा युग्मक जो होते हैं वो अचल होते हैं। ठीक है। कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। तो वहाँ जब हम युग्मक हमने देखे थे अभी, तो वहाँ हमने देखा था कि नर और मादा युग्मक दोनों आकारिक रूप से समान है, दोनों में फ्लाजिला है, दोनों चल सकते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जब चलनशील युग्मक होंगे तो उन्हें माध्यम की आवश्यकता होगी जिसमें होकर वह नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट में जल ही माध्यम होता है। तो यहाँ पर ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो शैवाल होते हैं, आप जानते हैं कि शैवाल जलीय जीव होते हैं, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। इन दोनों ही जीवों को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है या मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उनके गैमिट जो है, जो युग्मक है, वो स्थानांतरित हो सकें और उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम वहाँ पर जल होता है। नर युग्मकों की एक बहुत ही बड़ी संख्या तथापि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है। नर युग्मक हमेशा ज़्यादा संख्या में बनते हैं, ठीक है, और उनकी बहुत बड़ी संख्या जो होती है वो मादा युग्मक तक नहीं पहुंच पाती है। तथापि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। तो चूंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो नर युग्मक होते हैं वो मादा युग्मक तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जब जैसे हम एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इसका स्थानांतरण, जो नर युग्मकों का स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। तो हो सकता है जल विपरीत दिशा में बहा के ले जाए उनको। तो ऐसी स्थिति में कई सारे जो नर युग्मक होते हैं उनका वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए नर युग्मक जो होते हैं वो हमेशा ज़्यादा संख्या में बनते हैं बजाय कि मादा युग्मक के। जबकि हम बीजीय पादपों के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं, तो पराग कण जो होते हैं वो नर युग्मकों को वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडप में अंड तक पहुंचाते हैं। ठीक है। पराग कण परागकोश में उत्पन्न होते हैं, अतः निषेचन
संपन्न हो उससे पहले ही यह वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि निषेचन की प्रक्रिया मतलब निषेचन की प्रक्रिया के पहले इनको वर्तिकाग्र तक पहुंचाना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो जो है निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इसमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। तो जब एक द्विलिंगी पुष्प हो जिसमें नर और मादा जननांग जो है वो काफ़ी निकट हो, तो ऐसी स्थिति में स्वपरागण की प्रक्रिया यहाँ पर हो जाती है और यहाँ पर जो परागण के फेल होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। परागण जैसे ही झड़ने लगते हैं उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाने चाहिए या आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया के बाद जो है वो परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और निषेचन की प्रक्रिया अब यहाँ पर प्रारंभ। जबकि ऐसे पादप जिनमें पर परागण की प्रक्रिया होती है, तो ऐसे पादपों में परागकण को एक जगह से दूसरी, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित करने के लिए कई प्रकार के एजेंसीज जैसे जो मक्खियाँ होती है या हवा के द्वारा या जल के द्वारा इनको स्थानांतरित किया जाता है, जबकि स्वपरागण में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। जो एकलिंगी प्राणी होते हैं उनमें चूंकि नर और मादा युग्मक अलग अलग जीवों में बनते हैं, जैसे मनुष्य के बारे में बात कर लें, ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए एक विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य है। तो यहाँ जहाँ पर जो एक लिंगी जीव होते हैं उनमें एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा नर और मादा युग्मकों को एक साथ लाया जाता है ताकि निषेचन की प्रक्रिया जो है वो आसानी से संपन्न हो सके। अब हम निषेचन के बारे में बात करें। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना, इसको हम निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन या जिसको हम सिनगेमी कह सकते हैं, इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक या युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया के लिए निषेचन या फर्टिलाइजेशन शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन या जिसको हम सिनगेमी कह सकते हैं, और इसमें नर और मादा युग्मक जो होते हैं उनका फ्यूज़न होता है और उसके बाद जीवन की पहली कोशिका जिसको हम जाइगोट कहते हैं उसका निर्माण होता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है जिसमें युग्मकों का निर्माण तो होता है लेकिन युग्मकों का संलयन नहीं हो पाता है। ऐसी प्रक्रिया को हम युग्मकों का संलयन हुए बिना ही यहाँ पर एक नए जीव का जन्म हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम अनिषेचक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये कहाँ पर होगा, ये कौन से जीवों में होगा? ये रोटिफर्स में होगा, मधुमक्खियों में होगा, कुछ छिपकलियों में होगा और टर्की पक्षी में भी ये होता है। जिसमें क्या होता है कि जिसमें जो अंडाणु होता है उस अंडाणु से कोई भी स्पर्म जो होता है वो संलयित नहीं होता है और ये अंडाणु डायरेक्टली जो है एक भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब भ्रूण में कैसे परिवर्तित हो जाएगा? भ्रूण में यहाँ पर लगातार जैसे ही ये अंडाणु एक निश्चित समय के बाद में इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में एक बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है जिसको हम भ्रूण कहेंगे और इस भ्रूण से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम अनिषेच जनन या पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 में मधुमक्खियों में होने वाले अनिषेचक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे कि वहाँ पर जो नर जीव जो होता है उसका जनन अनिषेचक जनन के पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू होता है, जबकि जो मादा जीव होता है उसका जनन जो होता है वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा यानी कि नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन से होता है। यानी कि जो मादा शिशु होता है वहाँ पर वो द्विगुणित होता है क्योंकि वो 2
युग्मक के संयोजन से बना है, जबकि जो नर जीव होता है वो अगुणित होता है, क्योंकि वो सिर्फ अंडाणु और उसमें लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा हुआ है। अब हम बात करें युग्मक संलयन का स्थान कहाँ पर होगा। तो युग्मक संलयन का स्थान जो होगा वो दो अलग अलग परिस्थितियों में दो अलग अलग जगह हो सकता है। यदि निषेचन जो है वो बाह्य निषेचन है तो युग्मक संलयन का स्थान कहाँ पर होगा, किसी भी जीव के शरीर से बाहर। जनरली मादा शरीर के अंदर अगर होता है तो उसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, लेकिन मादा शरीर के बाहर दोनों नर और मादा युग्मक आपस में संयोजित हो जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो मादा शरीर के अंदर होती है। ठीक है, तो युग्मक संलयन का स्थान दोनों अलग अलग परिस्थितियों में दो अलग अलग जगह पर हो सकता है। बाह्य निषेचन में ये यहाँ पर जल में होगा, जबकि आंतरिक निषेचन में ये मादा जनन अंग के मादा जनन तंत्र के अंदर होगा। यहाँ हम बात करें सरीसृप की बारे में बात करें, पक्षी, स्तनधारी या अधिकतर पादप, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, इनके बारे में बात करें तो इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो आंतरिक निषेचन होता है और इन जीवों में जो नर युग्मक होता है वो चलनशील होता है और अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचता है। ठीक है, इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं या जो नर युग्मक होते हैं उनको एक स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान तक जाना होता है, जिसमें कई सारे जो नर युग्मक होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या यहाँ पर हमेशा ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ पर जो मादा युग्मक होते हैं उनकी संख्या कम होती है, क्योंकि वो एक निश्चित स्थान के ऊपर ही रहते हैं। तो अब हम बात करें निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं में एकमात्र घटना है, वो कौन सी घटना है कि यहाँ पर युग्मज का निर्माण होना। युग्मज का निर्माण होना यानी कि जाइगोट का निर्माण होना। यह जाइगोट का निर्माण शरीर के बाहर भी हो सकता है, शरीर के अंदर भी हो सकता है। यदि निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है, बाह्य निषेचन हुआ है, तो युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर होगा, और यदि आंतरिक निषेचन हुआ है तो युग्मनज का निर्माण जो है वो शरीर के अंदर होगा। इसके पश्चात युग्मनज का विकास होता है। यह जीव अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है। फंजाई और शैवाल के बारे में हम बात करें तो संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्तिका को विकसित कर लेता है, उसके शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करता है, और यह अंकुरण से पूर्व काफ़ी समय तक विश्रांति काल में पड़ा रहता है, जिसको हम डॉर्मिनेंट पीरियड कहते हैं। उस डॉर्मिनेंट पीरियड में यह पड़ा रहेगा जब तक कि अनुकूल परिस्थिति नहीं आ जाती, उसके बाद में ये अंकुरण के लिए योग्य हो जाएगा। युग्मनज या जाइगोट जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव जो होता है, यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत भी एक एकल कोशिका, जिसको हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं, के रूप में होती है। यानी कि हमारे जीवन की जो पहली कोशिका होती है वो जाइगोट ही होती है। अब हम यहाँ बात करें युग्मोद्भव के बारे में, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बात करें तो जो युग्मनज होता है उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद में कोशिकाओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद कोशिकाओं का विभेदीकरण होता है, यानी कि जो विभिन्न कोशिकाएं होती है वो अलग अलग कार्य करने के लिए निर्देशित हो जाती है, जिसको हम विभेदीकरण कहते हैं। और उसके बाद में उन कोशिकाओं के ग्रुप में जुड़ने से ऊतकों का निर्माण होता है, और ऊतकों के जुड़ने से फिर अंगों का निर्माण होता है, और अंगों के आपस में जुड़ने से अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस या युग्मनज विकास के आधार पर जंतुओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनन के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर। यदि बाहर विकास किया है तो अलग प्रकार होगा, और यदि मादा शरीर के अंदर युग्मनज का विकास हुआ है तो अलग होगा। अंड प्रजक प्राणी जैसे कि सरीसर्प
वर्ग तथा पक्षी वर्ग, यानी कि ओविपेरस अंडे देने वाले प्राणी, इनमें जो युग्मनज का जो विकास हुआ है वो मादा शरीर के बाहर हुआ है। आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दिए जाते हैं जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं। तो ये जीव है, ये अंडे के द्वारा अपने निषेचित यानी कि युग्मनज को जो है वो शरीर के बाहर जो है विकसित करते हैं और यहीं पर इस अंडे का इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होता है, उसके बाद में स्फुटन हो जाता है और उसके बाद में नए शिशु का जन्म हो जाता है। जबकि दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में अधिकतर स्तनधारी, जिसमें कि मानव शामिल है, ठीक है, इसको हम विविपेरस कहते हैं, है ना। मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है और शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक नवजात शिशु को जन्म दिया जाता है। जो युग्मनज है उसका पूर्ण रूप से विकास जो होता है वो उसकी माता के शरीर में अंदर होता है, उसके भ्रूण यूट्रस में होता है, गर्भाशय में होता है। भ्रूणी सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक यानी कि जो विविपेरस जीव है में उत्तर जीवित रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं। चूँकि अंडे जो होते हैं वो बाहर के वातावरण में उनका परिवर्तन होता है, इसलिए बाहरी जो उनके जो प्रेडेटर्स होते हैं वो उनको खा जाते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे में उनकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जबकि जो विविपेरस जो बच्चे देने वाले जीव हैं उनके बच्चों के जीवित रहने के जो चांसेस है वो थोड़े या यूँ कहने चाहिए कि बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं यदि हम पुष्पी पादपों में युग्मज के निर्माण और बीजांड के बारे में बात करें तो ये बीजांड के अंदर होता है। यहाँ पर जो जाइगोट का निर्माण होता है वो बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी, पुकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं, ठीक है। और युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। अंडाशय फल के रूप में विकसित होती है और आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करती है। इसे पेरिकार्प कहते हैं। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना होता है। और विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों में आने पर अंकुरित हो जाते हैं तथा नए पादप को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्व निषेचन प्रक्रिया है वो पुष्प का विकसित होना, परागण होना, परागण के बाद में निषेचन की प्रक्रिया होना। तो जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया होती है यहाँ पर जो बाह्य दल पुंज और दल पुंज होते हैं वो टूटकर गिर जाते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के बाद में जो वृत्तिकाग्र जो होती है और वृत्तिका होती है वो भी टूट जाती है। अब यहाँ पर जो नर युग्मक जो होते हैं वो बीजांड के अंदर आके जो अंडाणु होते हैं उसको निषेचित कर देते हैं। तो अंडाणु जो होता है वो बाद में चलकर एक बीज में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद में जो फल भित्ति होती है वो एक फल के रूप में विकसित हो जाती है। और जब ये फल परिपक्व हो जाता है और परिपक्व होने के बाद में जब ये ये टूटता है तो इसके टूटने से जो बीज जो होते हैं उनका विकिरण हो जाता है और ये बीज फिर आगे सही वातावरण मिलने पर जो है अंकुरित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं। तो इस अंक में इतना ही। फिर अगले चैप्टर के लिए हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।